प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। ये एक ब्यूटी एक्सपर्ट या ब्यूटी स्पेशलिस्ट हैं और अपना सैलून मैनेज करती हैं शीन ब्यूटी क्लिनिक के नाम से। इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड के साथ साथ 15 से भी ज़्यादा नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। साथ ही में ये चेयरपर्सन है वी फॉर वी ग्लोबल कैंपेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट रतलाम डिस्ट्रिक्ट की। इन्हें एक कंजेनिटल डिसेबिलिटी है, यानी कि जन्म से डिसेबिलिटी है, सिम्ब्रेक्टिडेक्टिली। इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे के जो हाथ होते हैं वो छोटे होते हैं या फिंगर्स मिसिंग होती हैं, हाथों की लेंथ छोटी होती है और इस वजह से मांसपेशियों में, मसल्स में, नर्व्स और टेंडन्स में भी असर पड़ता है, बोन्स पर भी असर पड़ता है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी है और आप इन्हें काम करता हुआ देखेंगे, जो कि एक ब्यूटी एक्सपर्ट का जो कि एक बहुत बारीक और महीन काम है। तो अगर आप इन्हें काम करते हुए देखेंगे तो स्तब्ध रह जाएंगे कि कैसे ये सिजर्स पकड़ती हैं, कैसे बाल काटती हैं, कैसे आईब्रोज बनाती हैं और कैसे मेकअप करती हैं और कैसे अपने क्लाइंट्स को और भी खूबसूरत बनाती हैं। तो आज हम आभास पॉडकास्ट में लेकर आए हैं बबली जी को, बबली गंभीर। बबली गंभीर रतलाम मध्य प्रदेश की रहने वाली है और ये शीन ब्यूटी क्लिनिक की क्वीन है, जैसे ये खुद को कहती हैं कि शीन ब्यूटी क्लिनिक की क्वीन है। इन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल चुका है और इसके अलावा इन्हें 15 और नेशनल अवार्ड्स के साथ नवाजा गया है। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और ये किस तरह से अपना काम कर रही हैं। इनका जो करियर है वो ग्राफ कैसा रहा है, क्या क्या इन्होंने चुनौतियों को झेला है, तो ये खुद बताएंगी। और किस तरह से ये इंडिपेंडेंटली अपना एक बिजनेस सेटअप कर चुकी हैं और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, ये लोगों को ट्रेन करती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो आजकल जो हमारी इकोनॉमी है, हमें इस तरह के लोग बहुत ज्यादा चाहिए जो स्टार्टअप कर सकें और जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो बबली जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है और बड़ा रोल आगे जाकर और भी होगा, हम ये आशा करते हैं। तो नमस्कार बबली जी, नमस्कार। आपके बारे में हमें जानकर बहुत खुशी हुई है। तो आपसे ही इस पॉडकास्ट का श्री गणेश हो रहा है। ये पहला पॉडकास्ट लकी मी। होगा जो मेरा जाएगा और मैं आशा थैंक यू करती सो हूँ मच। लोगों को बहुत पसंद आएगा ये पॉडकास्ट और हमें आशीर्वाद मिलेगा, लोग इसे देखेंगे और इसी तरह के और पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे और चैनल को ग्रो कर पाएंगे। तो बबली जी बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और इधर आ जाओ जी। आपसे एक सवाल, पहला सवाल पूछना चाहूंगी आपके बारे में। आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी अपने बचपन के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड, आपकी एजुकेशन या डिसेबिलिटी के बारे में बताना चाहें तो जरूर बताएं। तो आपके बारे में आपकी जुबानी जानना चाहूंगी। आपको और आपके ऑडियंस को नमस्कार मेरी तरफ से, आभा जी सबसे पहले तो। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये पॉडकास्ट की शुरुआत मेरे इंटरव्यू के साथ हो रही है। आई एम लकी, वेरी लकी। और आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने ग्रो किया है, आपको फॉलो करती हूँ मैं कई चीजों में। आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं तो मेरी कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन मेरी जबानी सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे से थे, मतलब टोटल इतनी 5.5 उंगलियां मेरे हाथों में और जी आधी लंबाई के मेरे हाथ हैं। जी। और पैदा होते ही मेरे फादर को उनके फ्रेंड ने बोला कि इसको जहर का इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि गर्ल अच्छा। चाइल्ड है और उसके बाद ये हैंडीकेप पैदा हुई है, तो ऐसी बच्ची को रखकर आप क्या करेंगे। ओ। तो मेरे फादर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनको ये सजेशन दिया था। तो उन्होंने उसको बोला कि आज के बाद तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, बस इतना तुम जिंदा रहना कि मेरी बेटी की प्रोग्रेस तुम देख सको, ये इन्हीं हाथों से आसमान छुएगी। और उन्होंने मुझे बड़ा करना शुरू किया। हाथ मेरे कानों तक भी नहीं जाते थे और अच्छा। कई मुश्किलात का सामना, आप समझ सकते हैं कि हाथ नहीं होंगे तो इंसान सरवाइव कैसे करेगा, जी क्योंकि सब चीजें तो उसी पर डिपेंडेंट रहती है। जी। तो
मेरे फादर मुझे इतना प्यार करते थे कि मैं बार बार गिर जाती थी तो मेरे चारों तरफ गद्दे बिछा देते थे कि मेरी बेटी को चोट ना आए। ये उनकी तब की सोच थी अपनी बेटी के लिए। उनको हम्म। नहीं पता था कि दुनिया उसको कितनी गहरी चोटें देने वाली है। 6 साल तक उनके आसपास खेलती खेलती मैं बड़ी हुई। ना मेरा कोई दोस्त था, ना मेरे कोई रिश्तेदार। मुझे मेरे पापा ही मेरी दुनिया थे। मेरे दोस्त, मेरी सहेली, मेरे सब कुछ वही थे। मुझे लगता था कि पापा की गोद में जाने का मुझे लगता था कि मैं दुनिया में सबसे महफूज जगह पर हूँ। पर 6 साल की उम्र में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उन्होंने मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ दिया। ओहो। कुछ सपने विरासत में मेरे नाम लिख के और वो चले गए। 6 साल की उम्र तक भी लोग सोचते होंगे कि बच्चा इतनी जल्दी कैसे समझता है इन चीजों को, लेकिन वो बातें मेरे जहन में अंकित रही कि मेरे पापा क्या चाहते थे मुझसे। हम्म। मैं इतनी छोटी थी कि पापा को जमीन पर लेटा रखा था रजाई में, 14 जनवरी की सर्द रात थी। और मुझे ये पता नहीं था कि पापा नहीं है, तो मैं उनकी रजाई में ही घुसकर सो गई, क्योंकि मुझे आदत थी उनके पास ही सोती थी मैं। उस वक्त उनका लंबा चौड़ा कद्दावर शरीर ठंडा पड़ा था, पर मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो नहीं है। हम्म। दूसरे दिन मुझे स्कूल भेज दिया गया और उनको ले गए। यहां से शुरू होती है मेरी तकलीफ की कहानी। लोग सोचते हैं कि जिस जगह आज मैं हूँ बड़ी आसानी से केक वॉक के साथ मुझे वो जगह मिली है, आबाजी। लेकिन वो कितना खतरनाक सफर था यहाँ तक पहुंचने का, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्योंकि अब मेरा सामना उस दुनिया से होने वाला था जो निर्मोही, निर्दयी, निर्मम होती है। उस दुनिया से मेरा सामना होने वाला था। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई। मुझे मैं हिंदी मीडियम स्कूल में थी जावरा में, जहां मैं रहती हूँ। उस शहर का नाम जावरा है, रतलाम से 30 किलोमीटर आगे मध्य प्रदेश में। वहां से मैंने 5वीं क्लास पास की और मेरे पापा की डेथ होते से मेरे बड़े भैया मुझे अपने साथ ले गए। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर वो थे। हम्म। वहां का माहौल, एक हिंदी मीडियम स्कूल की लड़की, और वहां का माहौल सेंट्रल स्कूल, जस्ट ऑपोजिट था। जहां पर बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने पेरेंट्स के साथ आते थे, जहां पर इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा एक्सेप्ट ही नहीं की जाती थी। मैं बिल्कुल एकदम निपट गंवार देहाती टाइप की बच्ची थी मैं उस वक्त, क्योंकि मुझे एबीसीडी भी ढंग से नहीं आती थी। तो वहां का माहौल मुझे कतई रास नहीं आता था। मेरे साथ कोई बैठना भी पसंद नहीं करता था, मेरे साथ कोई टिफिन भी शेयर नहीं करता था। कभी शाम को क्लब्स में वहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते थे तो मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, मेरे पास सिर्फ 2 फ्रॉक्स थी। मेरे पास शूज नहीं होते थे अच्छे अच्छे। उन बच्चों को देख देख कर मैं कुंठित हो गई थी, मतलब इंट्रोवर्ट होती चली गई कि मेरे पास ये सब नहीं। एक तो मैं फिजिकली चैलेंज, ऊपर से मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऊपर से मैं इकोनॉमिकली कमजोर वर्ग से हूँ। मेरे पास वो सारी चीजें नहीं थी जो लोगों के पास थी। तो मैं एक तरह से धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ने लगी। पर कहीं कोई एक उम्मीद ईश्वर आपको देते हैं। उस स्कूल में एक टीचर मेरी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। मैं सीसीए क्लासेस मैंने ज्वाइन करी, जहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज में नए नए आर्ट सिखाए जाते थे। पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, वो सारे आर्ट, उन चीजों ने, उन बेजान चीजों ने अपना ध्यान, मेरा ध्यान उनकी तरफ खींचा और मैं उस तरफ मुड़ गई। मैंने वो जितने आर्ट थे वो सब आत्मसात कर लिए। घंटों मैं उन क्लासेस में बैठी रहती थी। जब फ्री होते थे तो बच्चे खेलने जाते थे ग्राउंड में, मुझे धकेल देते थे और मैं सीधी उन क्लासेस में चली जाती थी। और अकेली बैठी बैठी घंटों घंटों मैं डिवोट कर दिया था मैंने अपने आप को उन चीजों में। तो वहां से एक नहीं, कई कलाएं मेरे अंदर भर गई थी। ईश्वर ने मुझे वरदान दे दिया था कि तुम्हें अब ऐसे चलना है। वहां से किसी कारणवश आबाजी, मेरी भाभी की बेटी हुई और मुझे वापस धकेल दिया गया मेरे जन्म स्थान जावरा में, क्योंकि वहां मेरी जगह अब नहीं थी। यहाँ आने के बाद एक बहुत कमजोर, बेबस, लाचार, कुंठित, इंट्रोवर्ट लड़की जावरा में वापस आई थी, जिसका नाम बबली गंभीर था, जिसको मर जाना चाहिए था उस वक्त, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। दुनिया उसे अपनाने को तैयार नहीं थी। यहाँ पर भी आपको लोग, आपको वापस क्यों भेज दिया गया था? क्योंकि अब उनकी बच्ची आ गई थी भाभी की, तो उनको मैं नहीं चाहिए थी वहां पर। जो एक जनरल मेंटालिटी होती है महिलाओं की, तो मुझे वहां से वापस भेज दिया गया। मतलब अच्छा। बाप भैया मेरे बहुत प्यार करते थे, तो मुझे वही जो रीजन होते हैं, ये दुनिया है, तो मुझे वहां से वापस भेज दिया गया। यहाँ आने के बाद एक दिन मैं बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए, यही विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था। मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम बलजीत है, वो मेरे पास आई। वो विडो है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा
और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतनी खामोश क्यों हो बबली। इतना काफी था। मेरे अंदर का लावा, गुस्सा, अपमान, तिरस्कार सब फूट पड़ा। मैंने उनको सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या होता था, मैं किन किन चीजों के लिए तरसी हूँ। एक जेम्स का पैकेट मुझे मिलता था तो एक महीने तक वो जेम्स का पैकेट मुझे चलाना पड़ता था। हर कलर की टॉफी मैं सोचती थी कि आज मैं इस कलर की टॉफी खाऊंगी, आज मैं इस कलर की जेम्स खाऊंगी। मेरा बचपन ऐसा था, मुझे गुड़िया गुड्डे नहीं मिले थे, मुझे सिर्फ अपमान मिला था। हम्म। पर ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बलजीत दीदी जैसी बहन दी। उन्होंने कहा कि वो सामने मैदान देख, दौड़ तू कहाँ तक दौड़ सकती, मैं तेरे पीछे हूं। हम्म। वहां से मेरे हौसलों को पंख मिले, वहां से एक नई बबली गंभीर का जन्म हुआ। बस यहाँ तक रोती हूं मैं, उसके बाद जिंदगी में मैं कभी नहीं रोई। नहीं, मेरी बहुत उड़ान वहां से बहुत चालू हुई। बहादुर हैं आप। बहुत ब्रेव हैं, शेरनी है एक तरह से। तो उसके बाद फिर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की? मेरी सिस्टर की पहली शर्त थी कि तुम्हें ड्रेसेस का बहुत शौक है तो पहले तुम फर्स्ट आकर दिखाओ तो तुम्हें अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलेंगी। मैंने सबसे पहले अपनी कमजोरी पे काबू पाना शुरू किया कि इंग्लिश नहीं आती थी। हम्म। घंटों कमरा बंद कर करके मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करती, न्यूज अच्छा। चैनल्स वगैरह रेगुलर देखना शुरू किया, हम्म। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू किया, अपनी पढ़ाई में हर साल फर्स्ट आना शुरू किया। अच्छा। और नई नई ड्रेसेस वाजिब है मुझे मिलना। और उसके बाद जो मेरा सबसे मजबूत मेरी विजय विजय थी, वह था एमए इंग्लिश लिटरेचर में टॉप करना। बहुत बढ़िया। मैंने उस विषय में टॉप किया। तो आप लिख पाती थी एग्जाम्स में? मेरी राइटिंग मेरे शहर में शायद सबसे सुंदर है। अच्छा। तो पेन मेरे पकड़ने में हाथों पे कोई मेरा पूर्ण दिक्कत? नियंत्रण, पेन पकड़ने में मेरे दिक्कत हाथों में नहीं मेरा होती पूर्ण थी? नियंत्रण है, हाथ मेरे पूरे अच्छा। काबू में रहते हैं। बहुत बहुत जी। अच्छा। तो आपने मास्टर्स किया इंग्लिश में। फिर आपको कैसे दिमाग में आया कि मुझे ब्यूटी स्पेशलिस्ट बनना है या कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना है? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया ये करने के लिए? मुझे जॉब मिल गई थी, यूडीटी गवर्नमेंट जॉब मिली मुझे। अच्छा। गांव में पढ़ाने जाना था। सिर्फ एक दिन गई, वहां का माहौल देखा तो मुझे लगा कि रिवर्स लग जाएगा गियर। हम्म। मुझे बिल्कुल रास नहीं आया वहां का माहौल, क्योंकि 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों को एबीसीडी सिखाना तो आपका एक तरह से वो आपके पूरे करियर को खत्म करने जैसा था। और मेरे मन में कहीं ना कहीं अंदर मेरे हाथों के लिए जो एक ताकत मुझे महसूस होती थी हमेशा, कि मेरे हम्म। हाथों में कुछ है, इनमें कुछ है। अच्छा। और मेरे पापा की बातें मेरे कानों में गूंजती रहती थी, छोटी सी थी लेकिन मुझे एक एक बात याद है। तो मुझे लगता था कि दुनिया ने मुझे इसी चीज के लिए नकारा, तो मुझे इस चीज को ही तो बना के बताना है कि इनमें क्या है। तो मैंने हम्म। घर आते से ही विद्रोह कर दिया कि मुझे नौकरी नहीं करना है, हम्म। मुझे ज्वाइन ही नहीं करना है। मेरा पूरा परिवार मेरे विरुद्ध हो गया कि तुमको बैठे बैठे तुमको मंथली तुमको इनकम मिलेगी, तुमको इतना सपोर्ट रहेगा, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, तुम इस नौकरी को क्यों छोड़ना चाहती हो। मतलब इतना विद्रोह हो गया था मेरे घर में, इतना विरोध हो गया था कि जिसको सहन कर पाना किसी और के लिए मुश्किल होता। पर मेरी जिद पर मैं अड़ी रही कि मुझे नहीं बनना टीचर। हम्म। उसके बाद पूरा घर मुझसे नाराज था। मैं एक जगह पर मेरी भाभी के साथ किसी पार्लर में एक बार गई और चुपचाप बैठी थी, और वहां पर कोई लड़की थ्रेड चला रही थी हम्म। अपने पैर पर, प्रैक्टिस कर रही थी। काम जो चल रहा था वो तो मेरी आंखें देख ही रही थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कैच करती हूँ चीजों को। तो वो जब थ्रेड चला रही थी तो मैं अपनी मेरी उंगलियों में मुझे स्पंदन महसूस होने लगा, मेरे हाथ जैसे मूवमेंट होने लगा कि ये मैं करना चाहती हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ। वहां हम्म। से आने के बाद मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया, धागा लिया और फिर उस धागे का ग्रिप बनाया और उस लड़की की नकल करनी शुरू कर। हम्म। आप यकीन नहीं मानेंगी कि जैसे कोई बिजलियां कौंधती है, 15 से 20 मिनट के अंदर मेरा धागा चलने लग गया था। अच्छा। और उस कमरे में बैठकर ही मैंने निर्णय लिया कि मुझे ब्यूटिशियन बनना। तो आपने इसके लिए कुछ कोर्सेज किए होंगे, कुछ ट्रेनिंग ली होगी। तो वो आपने कहाँ से ली? यहाँ पर मेरी स्कूल की जो कलाकारी थी वो काम आई, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं थे। हम्म। मुझे सपोर्ट करने वाला तो कोई भी नहीं था, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, ना मेरी पढ़ाई में, किसी भी चीज में। सब कुछ मुझे ईश्वर ने बोला कि तुम्हें खुद ही करना है। तो मैंने वो क्लासेस चालू करी जावरा में, जो हम्म। पेंटिंग क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, डांस क्लासेस, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, अच्छा। वहां जो सीखा था, हारमोनियम बजाना, ये सारी चीजें, ये क्लासेस मैंने चालू करी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं बोलती थी किसी भी चीज का, अगर मैं बोलती थी कि ये पेंटिंग तुमको सीखनी तो इसके मैं 5,000 चार्ज करूंगी उस जमाने में, तो लोग हम्म। हंसकर देने लगे, क्योंकि हमारे शहर में ऐसी क्लासेस नहीं थी। और अच्छा। जैसे पैसा बरसता है आभा जी,
हम्म। ऐसे पैसा बरसना शुरू हुआ। ये सब हम्म। ईश्वर की कृपा थी, क्योंकि वो चाहते थे इस संसार को अपनी, उनकी कृति, उनकी रचनाओं में वो चाहते थे दिखाना कि अगर कोई मेरी रजा को मानेगा तो उसको मैं कहाँ तक लेकर जाऊंगा, तुम देखो। वो पैसा कमा कमा कर मैंने एक गुल्लक में जमा करना शुरू किया, और फिर हिंदुस्तान के माने हुए मास्टर्स से, हर क्षेत्र के मास्टर से मैंने हम्म। एक एक कोर्स करना शुरू किया। पैसे जमा करती जाती, कोर्स हम्म। करती जाती। और जिद अच्छा। ये थी कि मुझे जावरा से ही सब करना है, अच्छा। तो अपने वहां शहर पर में बैठकर। अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने ट्रेन किया आपको? जी, मैंने इंदौर, बम्बई, दिल्ली, सब जगह से अलग अलग मास्टर से ट्रेनिंग ली। स्किन का अलग किया कोर्स, मेकअप का अलग किया, और सब मास्टर्स थे, अच्छा। दिग्गज थे अपने अपने क्षेत्र के। तो कितना समय लगा ये कोर्स कंप्लीट करने में आपको? मुझे लगभग 2 साल। 2 साल। तो 2 साल में आपको उसके हर पहले सब तरह लोग। का, हर तरह की मतलब स्पेशलिटी आपको आ गई करनी, चाहे वो जी मेकअप है, चाहे हेयर कटिंग है, किसी तरह से भी जी आपका पूरा एक्सपर्ट बन गई आप। तो जी। ये शिक्षा लेते वक्त, ये ट्रेनिंग लेते वक्त आपको बहुत पैसे खर्चने पड़े या सब्सिडाइज रेट पे क्लासेस थी, कैसा था? पैसे तो बहुत खर्चने पड़े मुझे। मैंने अपने सारे शौकों को पर लगाम लगाती थी, हर चीज पर लगाम लगाती थी। मेरा एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि मुझे पहले ये सीखना है, ये इससे मुझे पैसा कमाना है, और हम्म। उसके बाद मुझे अपने आप को बदलना है। हम्म। तो मैंने इतना पैसा जमा कर लिया था कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किलें नहीं आई। बस पहले पहला कदम लेने में मुझे दिक्कत आई, जब बहुत बड़ा चार्ज मुझसे मांगा गया था, अच्छा। तब आई थी। उसके बाद नहीं आई। तो उसके लिए आपने कोई स्टूडेंट्स लोन लिया या कैसे अरेंज किया? जी, उसके लिए कुछ आपको स्टूडेंट्स लोन लेना पड़ा या कैसे अरेंज किया? नहीं, मैंने खुद की क्लासेस से जमा करके और कोर्सेस पे। होती है। तो आपकी सोशल मीडिया जी। प्रोफाइल से जब मैं देख रही थी, आपके बारे में जान रही थी, तो वहां मैंने देखा कि आप स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। तो वो कैसे जी, संभव हुआ, बताएं। आभा जी, जब आप अपने शहर को सिर्फ देते ही जाते हैं, जाहिर सी बात है कि कबीर दास जी को उनके गांव में जुलाहे का लड़का कहा जाता था। हम्म। अपने आसपास कभी भी कोई किसी भी हीरे को पहचानता नहीं है, क्योंकि हर शहर में जौहरी नहीं होते। पर मैंने एक के बाद एक अवार्ड जब अपने शहर के नाम किए, तो मेरे शहर के लोगों को भी थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, और उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना। और एक V2V कैंपेन है, ग्लोबल कैंपेन वुमेन एम्पावरमेंट का, वो कौन सा कैसा कैंपेन है, आप बता सकती हैं? वी फॉर वी चंडीगढ़ का है, ये अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। और इसके जो संस्थापक हैं वो चंडीगढ़ आईजी हैं। अच्छा। और उन्होंने फेसबुक पे मुझे देखा, और फेसबुक से ही उनकी मेरी बातचीत हुई। और भगवान की दया से उन्होंने मेरी हर चीज को अच्छे से देखने के बाद इतना अप्रिशिएट किया कि उन्होंने मुझे रतलाम जिले का आजीवन मेंबर बना दिया, मुझे वी फॉर वी चेयरपर्सन बना दिया रतलाम जिले का। अच्छा। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। ये मैंने पहली बार इस कैंपेन के बारे में पढ़ा है। जब आप बता आपकी मैं प्रोफाइल चेक कर रही थी तो वहां पर मैंने देखा कि आप इस कैंपेन से साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप ब्यूटी स्पेशलिस्ट नहीं होती, आप उस दिन उस लड़की को थ्रेडिंग करते हुए नहीं देखती, तो आप क्या करती? आप पढ़ाना भी नहीं चाह रही थी, उस विलेज में जाना नहीं चाह रही थी, तब तब क्या होता अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं आती, तो आप क्या करती? वैसे तो मेरा सपना आईएएस अधिकारी बनने का था, क्योंकि मैं बहुत आक्रामक हूँ। मेरे भी सपने थे और लोगों की तरह, और मैं भी ऐसा सपना जीना चाहती थी। हम्म। पर वो ना तो मेरे पास इतने पैसे थे, ना मेरे पास ऐसे रास्ते थे। तो वो सपना तो वहीं का वहीं रह गया। लेकिन जब मैं महिला सशक्तिकरण के फील्ड में आई, तो हम्म। मुझे वैसी ही ताकत महसूस होती है कि मैं बड़े बड़े उच्चाधिकारियों के सामने बैठकर महिलाओं की समस्याएं उनसे डिस्कस कर सकती हूँ, जो कि मैं एक अधिकारी के रूप में करना चाहती थी। तो आभा जी, इसे बड़बोल ना समझिएगा, मैं बहुत निडर हूँ। मुझे कभी भी किसी भी चीज से डर नहीं लगता।
आपको देख के चाहे आप लगता है, किसी आपको भी देख के हिसाब से लगता करते है, हैं। आपकी एक्टिविटीज देख के लगता है कि आप बहुत निडर हैं, बहुत बहादुर हैं। तो कुछ भी आ जाए सामने, आप झेलने को तैयार हो जाती हैं। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी जी। लगती है आप में देखकर। तो अगर कोई और थैंक यू सो मच। जैसे कोई महिला है या कोई लड़की है जिसे डिसेबिलिटी है, तो क्या वो भी इस प्रोफेशन में जा सकती हैं? आपको लगता है इस प्रोफेशन में उनको, जैसे सपोज कोई व्हीलचेयर पे है कोई लड़की, तो वो भी इस प्रोफेशन को अपना सकती है? उसको क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने? आभा जी, जैसे मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, लोगों के 10 उंगलियां हैं, तो भी मैं अलग हूँ। अगर मेरे हाथ में 10 उंगलियां होती और लोगों के हाथों में 5 उंगलियां होती टोटल, तो भी वो अलग होते हैं। वो तो होना ही था, मतलब ये तो एक यूनिवर्सल वो है। अब यदि जी। कोई व्हीलचेयर पे है या किसी और तकलीफ में है, वो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो अगर मैं ठान लूं तो उसको उस फील्ड में मास्टर बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी रास्ते ढूंढे। कैंची लोग कैसे पकड़ते हैं, और मैं 2 उंगलियों से कैंची पकड़ के, ये 2 उंगलियां चलती मेरी, 2 उंगलियों अच्छा। से कैंची पकड़ के चलती। जब मैं हम्म। कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। उनके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढा जाएगा। हम्म। उनके लिए वैसे रास्ते बनाए जा सकते हैं, अगर कोई डिवोटेड होके काम करे तो। हाँ, और वो आप पहले ही इक्विपमेंट्स, देखकर, नए तरह के इक्विपमेंट्स भी रेडी किए जा सकते हैं अगर कोई करना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में थी, तो वहां पर सबसे पहले कैंची पकड़ी तो लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया कि कैसे काटेंगे। तो उनको देखकर मुझे एक धक्का तो लगा, लेकिन वो हर चीज को मैं एक चुनौती के रूप में लेती हूँ। मैंने अंदर ही अंदर उनको जवाब दिया, अंदर मन में ही जवाब दिया कि कल देखना तुम। और दूसरे दिन, मतलब वो कैंची को मैंने कागज पे चला चला के अपने हाथ को मूवमेंट ऐसे ऐसे देना चाहिए, इतनी तेजी से मेरी कैंची चलती है। आईब्रोज बनाने में मुझे 2 से ढाई मिनट लगता है। तो तो ये ये प्रैक्टिस मेक्स आपका मैन ये जो परफेक्ट। काम है, ये बहुत बारीकी का काम है, बहुत प्रिसाइज और बहुत बारीकी के काम है कई जगह। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट ने आपसे ये सब करवाने में मना कर दिया हो? उन्हें डर लग गया हो हमारे बाल खराब हो जाएंगे, आईब्रोज खराब हो जाएंगे, तो कभी ऐसा हुआ है? बहुत सही प्रश्न किया आपने। पहली क्लाइंट पहले दिन मेरी आईब्रोज की चेयर से उठकर भाग गई थी अच्छा। कि नहीं, मुझे आपसे नहीं करवा, मुझे डर लगता है। सेम वर्ड्स। हम्म। आपने बहुत बारीकी से मेरा प्रश्न भी ढूंढा है, और वो सच भी है, वो भाग गई थी। तो हम्म। उस वक्त मुझे नर्वस हो जाना चाहिए था, पर मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं तो कोई और सही। फिर दूसरे दिन दूसरी, ऐसे चलने लगा सिलसिला। और मैंने खुद को एक रोल मॉडल की तरह अपने शहर में प्रस्तुत किया कि पहली ब्यूटिशियन थी, पहला पार्लर था मेरे शहर में। पार्लर का पी कोई नहीं जानता था। इस अच्छा। प्रोफेशन को लोग बहुत अच्छी नजर से तो नहीं देखते थे। नहीं देखते। पार्लर जानता ही नहीं था कोई। तो मैं रोज अच्छा सा ड्रेसअप करके, अच्छा सा हेयर स्टाइल करके, अच्छी सी ज्वेलरी पहन के, हल्का सा मेकअप करके मैं बाजार का एक चक्कर लगा लेती थी, सामान खरीदने के बहाने। तो जब हम्म। लोग देखते थे तो उनको कौतूहल होता था कि आज ये कितनी अच्छी, इसकी ये चीज कितनी अच्छी है, इसके नेल्स कितने अच्छे पैरों के, इसने लिपस्टिक, मतलब सब चीजों को ऑब्जर्व करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे पीछे आना शुरू किया, और अच्छा। धीरे धीरे उनका विश्वास लेना शुरू किया। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब मेरे यहाँ भीड़ लगने लगी। हम्म। डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा था मेरा। हम्म। तो क्या आपको जैसे इस प्रोफेशन में आपकी इनकम इतनी हो जाती है कि आप आराम से, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या कुछ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है? आपको प्रॉपर इनकम हो जाती है इसमें? मैं सब्र कर लूं उससे कहीं ज्यादा होती है। अच्छा। हम लोगों में एक बात कही जाती है पंजाबीज में, आप जानती होंगी, कि दसवंत, 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। वो हम्म। कई हिस्से निकाल देती हूँ मैं, इतनी ईश्वर मुझे देता है। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस काम से। अच्छा। मुझे मेरे सर ने, शेरिल्स कॉस्मेस्यूटिकल एक कंपनी थी जिसको लॉरियल ने मार्केटिंग की थी, लॉरियल ने ले लिया था। वो हम्म। सर का नाम, जो मेरे गुरु है स्किन, जिनसे सीखी मैंने, मिस्टर ऑस्कर परेरा, हम्म। वो एक ही बात कहते थे जिसको मैंने आत्मसात किया, कि नाम के पीछे जाओ, दाम अपने आप आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। नाम कमाओ, अपना नाम दाम आएगा। एस्टेब्लिश उस करना चीज को मैंने बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आपको बहुत एक अच्छे से, एक दिन मेरे में पास कितनी क्लाइंट्स एवरेज आ जाते हैं आपके पास? एक दिन में हाँ जी। कभी 10 और कभी 50, अच्छा। तो उसका आपने कोई वो नहीं रहता। आपने हेल्प भी रखी हुई है अपने लिए साथ में, जो आपकी हेल्प कर दें इस काम को? जी। अच्छा। दो तो बच्चियां हैं जो मेरे यहाँ पर जॉब करती हैं, बाकी सब जो सीखने आते हैं वो धीरे हम्म। धीरे एक्सपर्ट होके वो प्रैक्टिस, उसमें वो एक रोटेशन चलता जाता है। तो तो आप हेल्प तो इतनी है सिखाते कि भी मेरे हैं? 15 हाथ मेरे साथ रहते हैं।
आप सिखाती जी भी हैं लड़कियों को ये सब? जी। अच्छा। तो आप सिखाने मैं तो के लिए चाहती हूँ कि मेरा सारा। किस तरह से सिखाती हैं? फीस चार्ज करती हैं या उन्हें ऐसे ही प्रैक्टिकली सिखा देती हैं बिना फीस चार्ज किए? नहीं, फीस चार्ज करती फीस चार्ज करती हैं। हूँ। लेकिन वो एक कोई आपकी इकोनॉमिकली बहुत वीक होता है, कोई इकोनॉमिकली बहुत वीक लड़की होती है। क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम इस जगह के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं। तो मैं, कुछ बच्चियां ऐसी आती है मेरे पास, कुछ महिलाएं ऐसी आती है जो डिवोर्सी होती हैं, जो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से आती हैं, जो कई परेशानियों से आती है। तो उनके हाँ। लिए मेरा मन बहुत करता है कि उनको मैं उनका सब कर दूं बिना पैसे लिए। पर हाँ। जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं कम करती हूँ, और बाकी मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ उसके अलावा। बिल्कुल। मेरी कोई हेल्प तो है नहीं। तो आप, अगर आपको अगर मौका मिले इस काम को बढ़ाने का, या कहीं किसी और सिटी में अपनी ब्रांच खोलने का, या एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने का जहां आप लड़कियों को सिखा सकें प्रॉपर सेटअप के साथ, तो क्या आप वो करना चाहेंगी? मेरा सपना है वो। एक बड़े शहर में मैं आकर, उन जैसे मैं दिल्ली मैं है अकेली या हूँ। कहीं और, आप जाना चाहेंगी वहां पर? जावरा तो मेरी एक जिद थी, क्योंकि जावरा के लोगों ने मुझे नकारा था। तो मैंने अच्छा। उनसे कहा था कि इसी टेबल कुर्सी पर बैठकर यहीं से अपने देश के हर राज्य को छूंगी मैं। हम्म। और मैं प्रूव करूंगी कि मैं अपने पिता की बहादुर बेटी हूँ, जिसको हम्म। समाज ने, रिश्तेदारों ने, मेरे शहर के लोगों ने, कई लोगों ने तो बहुत प्यार दिया और कई लोगों ने मुझे नकारा। तो उनको उत्तर देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो मेट्रो सिटी में सेट होने के लिए मुझे सिर्फ 6 महीने लगेंगे आभा जी, क्योंकि मेरा हम्म। 40 सालों का एक्सपीरियंस है इसके पीछे। अच्छा। तो सपना तो बहुत बड़ा है कि हाँ। मैं ऐसी बच्चियों को सिखाऊं, क्योंकि मैं, मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, तो मैं सारा हुनर उनको देकर जाऊं, ऐसा मेरा सपना है। तो शीन ब्यूटी क्लिनिक की ब्रांचेस हम, हो सकता है कि कुछ सालों में और सिटीज में भी देखें। होप सो। हाँ, नहीं, जरूर होगा। अगर आप ठान लेती हैं तो आप करती हैं। तो पर एक मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए ना साथ में, कि मुझे ऐसा रास्ता दे। कई संस्थाएं अब आ रही हैं आगे, और जी, ईश्वर ने चाहा तो हाँ, रास्ता मिलेगा जरूर। कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाए या कहीं से इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो आप आराम से कर जी पाएंगे, क्योंकि जी हुनर है जी आपके हाथ में। तो वो हुनर कहीं नहीं जाएगा वो चीज। जी तो एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जहां तक जी। आपकी बातें जानी मैंने, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में जाना, बचपन के बारे में जाना, तो अगर मैं पूछूं कि आपकी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट, सबसे खराब पल कौन सा था, तो वो कौन सा पल था जो सबसे आपको खराब अभी पल था मेरे पिता का अभी मुझे भी छोड़कर जाना। कब कब कभी छोड़ जाता है इस तरह का पल? मेरे पापा का जाना। पापा का जाना, तब और आप दूसरा, बहुत छोटी थी। बहुत छोटी थी, उसके बाद समझ आने के बाद एक व्यक्ति का मुझे शादी का प्रपोजल देना, सगाई तक बात पहुंचना, और उसके बाद उसका पीछे हट जाना, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचा दिया। उसका धन्यवाद देती हूँ मैं। और मैं आशा करूंगी कि वो आज ही ये इंटरव्यू जरूर देखें। मैं आशा करती बिल्कुल, हूँ। लोग छुप छुप कर देखते हैं, छुप छुप कर मेरी चीजें देखते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और वही आपकी कामयाबी है, उसी में आपकी जी जीत है। और ऐसा जी। कौन सा एक मोमेंट आया जो आपको बहुत खुशी दे गया, जो आप हमेशा चेरिश करेंगी, हमेशा याद रखेंगी? वो कौन सा पल था? 13 दिसंबर विज्ञान भवन, राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा मेरे इन हाथों में मेडल और प्रशस्ति पत्र, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। समझ अनएक्सपेक्टेड सकती थिंग। हूँ। मेरी समझ जिंदगी का सकती हूँ। इतना बड़ा दिन था। ख्वाहिश थी कि मेरे पापा वहां होते। मैं समझ सकती हूँ। तो आप ले बबली जी, चुकी है ना। आप आप अपने आप को आज के 5 साल बाद की मैं बोलूं कि आप बबली जी कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी आज के 5 साल बाद? आज से 5 साल बाद मैं किसी बहुत अच्छी कुर्सी पर आसीन होंगी। जो मेरी सोच है, जो मेरी स्टडी है, जो मेरा डिटर्मिनेशन है, मेरा इसलिए बोल रही हूँ, ना चाहता तो ईश्वर है, पर ईश्वर कहीं ना कहीं आभा जी मेरे पीछे हमेशा खड़े रहते हैं। जब बिल्कुल। दुनिया मुझे नकारती है तो वो मुझे एक सीढ़ी उठाकर फिर चढ़ा देते हैं। जब दुनिया मुझे ठोकर मारती है तो दोनों हाथों से मुझे थाम लेते हैं। ये सच्चाई है, मैंने महसूस की है।
सुबह मैं सोच कर आती हूँ आज शाम को मुझे ईएमआई भरनी, मेरे पास पैसे नहीं है, और पता नहीं कहाँ से चलकर कोई आ जाता है कि हमको ये कोर्स करना है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी बनी मेरी लाइफ, क्योंकि सब कुछ मुझे ही देखना होता है मेरा। तो ईश्वर हर जगह सहाय रहा है मेरा, और 5 साल बाद आपको शायद कहीं बहुत ऊंचाई पर मिलूंगी। हम फिर से करेंगे एक पॉडकास्ट और अच्छा, फिर से क्या हो करेंगे गया? पॉडकास्ट। हम फिर से, तब मैं कह रही हूँ फिर से एक बार फिर पॉडकास्ट अच्छा, करेंगे। तब फिर से फिर से करेंगे। करेंगे, तब फिर से करेंगे। अरे वाह, हाँ जी। आप याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ कि 16 साल की बबली या 18 साल की बबली आपको कहीं रास्ते में चलते हुए मिल जाती है, तो उसे क्या क्या सीख देना चाहेंगी? उसे पुरुष वर्ग पर विश्वास न करने की सीख दूंगी, खुद पर विश्वास करने की सीख दूंगी, दुनिया से नहीं डरने की सीख दूंगी, आत्मविश्वास की सीख दूंगी, कॉन्फिडेंट बनने का बोलूंगी, टकरा जाने का बोलूंगी, जीत जाने का बोलूंगी। तो मैं भी आप तो डर, जीती। अब अभी भी आपके मन में किसी चीज को लेकर कोई डर नहीं है? फ्यूचर को लेके, ओल्ड एज को लेकर कोई डर नहीं है मन में? मैं अपनी उम्र गिनती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी ये है कि रात को मैं जब बेड पर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सुबह मुझे क्या पहनना है, मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी है, मुझे कौन से इयर रिंग्स पहनना है, मुझे कौन से सैंडल्स पहनना है। एक टाइम हम्म। था जब मेरे पास सैंडल्स नहीं होते थे, और मैं उसी सैंडल्स पे कलर पेंट कर करके उसका कलर चेंज करके पहनती थी। और एक टाइम ये है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे कौन से सैंडल्स पहनना है। तो ये सपने लेकर चलती हूँ, मैं जिंदगी को प्यार करती हूँ। मैं ओल्ड एज का क्यों सोचूं, क्योंकि तब तक जब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं कुछ चीज पकड़ तक नहीं पाती थी, तब ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा। तो ओल्ड एज में तो उनको आके खड़े होना ही है। वो छोड़ेंगे कैसे मुझे अकेला? मुझे कोई डर नहीं लगता, भविष्य को लेके कोई चिंता नहीं। भविष्य को लेके जो मेरी भविष्य निधि थी वो मैंने अपने रिश्तेदारों में खो दी। एक लंबी भविष्य निधि कि मैं गाड़ियों में घूमती, मेरे पास कार नहीं है, मेरे रिश्तेदारों के पास कार है, उनको दिला दी। आप सोचिए ना, मुझे डर लगता ही नहीं। जो मेरे पास आज है वो मेरे लिए सफिशियंट है। मैं बजाय गाड़ी पे बैठकर जाने के पैदल घर तक जाती हूँ। 2-2.5 किलोमीटर मेरा घर है, तो मैं पैदल जाती हूँ, उसके साथ रील्स बनाती हूँ, गाने डालती हूँ, और हर गाने को एंजॉय करते करते जाती हूँ मस्ती में। मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी ये है कि मैंने शादी नहीं की। सबसे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी की है कि मैं अकेली हूँ और बहुत खुश हूँ। एक बहुत अच्छी बात है। तो आप जो छोटी लड़कियां हैं, छोटी उम्र की लड़कियां हैं, जिन्हें कोई भी डिसेबिलिटी है, या जो घबराती हैं अपनी बॉडी इमेज को लेकर, जिन्हें बहुत एक तरह से शर्म महसूस होती है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? उनकी नजर में सामने वाली दुनिया बेचारी होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अपने पेरेंट्स की जो विरासत होती है, उनके बिछाए हुए मखमली कालीनों पर चलती है, तो उसमें उनका कमाया हुआ क्या है? पेरेंट्स की कमाई हुई चीजों पे आप अगर शान बघेरते हो, बघाड़ते हो, और ऐसे बच्चों को या ऐसी बच्चियों को आप निग्लेक्ट करते हो, तो ये आपका बड़प्पन ही, ये तो आपका गिरा हुआ आपका व्यक्तित्व दिखता है। तो उन बच्चियों को तो उनको निकृष्ट नजर से देखना चाहिए कि आपने क्या किया अपनी जिंदगी में। हमको देखो ना, हमने जो कमाया हमारा नाम हमने खुद बनाया। हमारे पेरेंट्स हमें कोई जिम्मेदारी सौंप कर अगर गए हैं या दे रहे हैं, तो हमने उस जिम्मेदारी को निभाया है। हमने उस जिम्मेदारी को निभाकर उसको पूरा किया, उनके सपनों को पूरा किया है। तो हम क्यों इस तरह की चीजों से विचलित हूँ? तो मैं तो नहीं होती। उनको भी यही संदेश दूंगी कि अगर कोई सवाल हो, या कहीं डर हो, या कहीं आपको अपने आप से शर्म महसूस होती है, तो आ जाइए बबली गंभीर के पास। मैं भरूंगी आग के अंदर वो आग। तो बबली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और आज के 5 साल बाद हम फिर आएंगे इसी पॉडकास्ट में। आपको मैं देखना चाहती हूँ ऊंचाइयों को छूते हुए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों की तरफ से भी, कि आपने अपने बारे में इतना बेबाक होकर, इतनी हिम्मत से अपनी जीवन की बारीकियों को, अपनी चुनौतियों को सबके साथ साझा किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।